सब स्वस्थ और मज़े में होंगे। मेरा आज का विषय है बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका, जिसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। हम लोग उससे वास्तविक जीवन से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और इन दी एंड आखिरी में आपको एक कहानी सुनने को मिलेगी जो आप बीजीय व्यंजक से कनेक्ट कर पाओगे। तो मेरा नाम है अंजलि सहदेव, मैं SCRT चंडीगढ़ से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं संख्या के ऊपर, यानी कि नंबर्स। तो आपको ऊपर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे 0, 1, 2, 6, 3, 9, 7 ऐसे करके। तो ये सब क्या है, ये एक काउंट है, यानी कि काउंटिंग है। गिनने जो काउंट में काम आती है, आपके मापने यानी मेजर करने में काउंट आती है, जो आपके लेबलिंग करने में, लेबल करने में भी काम आती है, जो हमारे इन सब चीज़ों में उपयोगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक कहो, ये क्या है, नेचुरल नंबर। 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। तो वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स A से Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, हमें पता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं संख्या और वर्णमाला को, जब हम आपके नंबर्स और वर्णमाला को इकट्ठे यानी कि अल्फाबेट्स को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक टर्म यानी कि पद बन जाता है। 4x, 4 एक नंबर है और x क्या है, एक अल्फाबेट है। जब हम उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, पद यानी कि टर्म। तो वैसे ही 6y के साथ है, 2ab के साथ भी है, 5opx एंड 9xy स्क्वायर का है। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पद हुए। जब हम संख्या और वर्णमाला को या फिर अक्षर को जोड़ देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एक पद यानी कि टर्म। स्थिर यानी कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो स्थिर रहता है, यानी कि एक ही जैसा रहता है। 2x + 3 = 9। तो 3 और 9 क्या है, कांस्टेंट। क्यों, वह संख्या जिनका मूल्य कभी नहीं बदलता, मूल्य मतलब वैल्यू, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, चेंज नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। मतलब ये हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परिवर्तन चर यानी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हम चर कहते हैं। 2x + 3p - 10y है, तो इसमें x, p और y क्या है, एक चर यानी कि परिवर्तन जो चेंज हो सकता है। गणित की समस्या या प्रयोग के संदर्भ में एक चर को बदला जा सकता है, एक चर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो वर्णमाला में से कोई भी अक्षर का उपयोग चर के चिन्ह के रूप में किया जा सकता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, x से रिप्रेजेंट, चिन्ह के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अक्षर आप ले सकते हो वर्णमाला में से और उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, x, p, y, z, o, p, कुछ भी ले सकते हो। तो जनरली क्या लिया जाता है, x, y, z। तो आगे आ जाता है एक समीकरण यानी कि एक इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या है, 5x + 7 = √2। तो 5x क्या है, एक पद यानी कि टर्म, जिसमें क्या होता है, एक संख्या और एक वर्णमाला है, ठीक है। तो x क्या है, एक वेरिएबल यानी कि चर, प्लस ऑपरेशन, और 7 क्या है, 7 और √2 क्या कहा गया, कांस्टेंट यानी कि स्थिर, जो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो 5x + 7 क्या है, एक व्यंजक, एक्सप्रेशन, ठीक है। व्यंजक को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो √2 भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। जब हम एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन ज्वाइन कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एक समीकरण यानी कि एक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक वह है जिनमें स्थिर, परिवर्तन और संक्रिया देखने को मिलती है। तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, स्थिर, स्थिर यानी कि कांस्टेंट देखने को मिलता है आपको। जैसे 2x + 9 में क्या कांस्टेंट है, 9, गुड। तो परिवर्तन क्या है, इसमें आपको परिवर्तन यानी वेरिएबल दिख रहा होगा, वेरिएबल कौन सा है, x एक वेरिएबल है, वेरी गुड। इसमें संक्रिया देखने को मिल रही है, राइट, संक्रिया भी है इसमें, कौन सी है वो, प्लस संक्रिया है। तो 2x + 9 में आपको समझ में आया कि स्थिर, परिवर्तन और संक्रिया का पूरा इस्तेमाल किया गया है। जहां पे भी ये देखने को मिलेगा आपको क्या कहते हैं, उसको एक बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है। और आपको एक्सप्रेशन पता चला क्या हुआ। अब आपको ये भी पता है कि इक्वेशन क्या होती है, यानी कि समीकरण, जोड़ना, उन सबको इकट्ठा करना। तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या यूज हुआ, परिवर्तन यानी कि x, यानी कि आपके अल्फाबेट्स, अक्षर,
संक्रिया यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और संख्या यानी कि स्थिर जो आपका कांस्टेंट है वो भी आपने यूज किया इसमें, है ना। तो फिर क्या फॉर्म हो गया, बीजीय व्यंजक। तो अब हम देखते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक पद यानी कि मोनोमियल, मोनो मतलब वन, तो एक पद मतलब एक टर्म, ठीक है। पद हमने समझा था क्या होता है, जिसमें एक संख्या और वर्णमाला होती है, और 4x 3xy माइनस 7z मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, चर चाहे एक्स वाई जेड एम एन पी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पद कितना होना चाहिए, एक टर्म, मतलब एक टर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ एडिशन ऑपरेशन कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, बाइनोमियल यानी कि द्विपद, दो पद वाला, जिसमें दो टर्म्स दिखे, जैसे a प्लस बी, ठीक है, 4l प्लस 5m। तो वेरिएबल जो है वो कोई भी नाम का हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि दो चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, दो पद होने, दो टर्म होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a प्लस 4 5 माइनस 3xy जेड स्क्वायर माइनस 4y²। आगे आ जाता है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिनाम। तो ट्राइनोमियल को हम कैसे याद कर सकते हैं, ट्रायंगल के थ्रू, है ना। ट्रायंगल क्या होता है, एक त्रिनाम, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री, त्रिपद या फिर थ्री टर्म्स, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 3y माइनस 5 x²y माइनस xy² प्लस y²। तो ये सब क्या है, एक टर्म है जो तीन टर्म्स इकट्ठी ज्वाइन होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक ट्राइनोमियल यानी कि तीन पद या फिर त्रिनाम। पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं। अब एक और एक से ज्यादा पद जो हो गए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब एक से ज्यादा, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एक पॉलिनोमियल। तो 3xy भी हो सकता है इसमें, 7xyz माइनस 10 भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा एक पद के बारे में, हमने पढ़ा द्विपद के बारे में, हमने त्रिनाम और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। एक पद यानी कि एक पद, द्विपद मतलब जिसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, त्रिनाम मतलब जिसमें तीन पद आ जाते हैं, और पॉलिनोमियल मतलब एक से अधिक, एक और एक से ज्यादा पद। दो प्रकार के पद या कहा जाए दो प्रकार की टर्म होती हैं। तो सजाते और विजाते वो दो प्रकार के पद हैं। सजाते को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स, विजाते को हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स। जो सामान्य चर आ जाता है यानी कि वेरिएबल जहाँ सामान्य होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक सजाते हैं वो, ठीक है, यानी कि एक लाइक टर्म है। उसके साथ साथ क्या आना चाहिए, सामान्य घातांक भी आना चाहिए। घातांक को क्या कहते हैं, उसकी जो पावर्स होती हैं, जैसे x² हो गया उसकी पावर हो गई, x⁻² हो गया उसकी पावर हो गई, ठीक है। आगे विजातीय क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स, यानी कि असामान्य चर, जहाँ पे आपको क्या वेरिएबल है वो अलग मिल रहा हो, एक में आपको x मिल गया, दूसरे में आपको y मिल गया, तो वो असामान्य हो गया, तो वो क्या है, अनलाइक टर्म्स यानी कि विजातीय। और क्या हो सकता है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, सामान्य चर। आपको चर तो सामान्य मिलेगा, वेरिएबल x ही मिलेगा, लेकिन असामान्य घातांक, घातांक क्या मिलेगा आपको, जो आपका पावर है वो चेंज्ड मिलेगी। एक में तो आपको x⁻² मिल गया, दूसरे में आपको मिल गया x⁻3, तो क्या वो आ गया, विजातीय में आ गया, अनलाइक टर्म्स में आ गया। तो अब देखते हैं कैसे। 7xy एंड 15xy है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका चर यानी कि इसका वेरिएबल चेक करेंगे। सामान्य चर यानी कि सेम वेरिएबल्स देखेंगे, तो x और y सेम वेरिएबल है, 7xy भी है और 15xy भी है, ठीक है। अब हम पावर ऑफ ईच चेक करेंगे, हर एक की पावर चेक करेंगे, यानी कि घातांक चेक करेंगे। तो पावर क्या है, x के ऊपर 1 है, y के ऊपर भी 1 है। तो अब 15 वाले में चेक करेंगे, 15xy वाले में 15 के x⁻1 है, y⁻ भी 1 है। तो दोनों साइड से जब पावर भी सेम है तो वो क्या हो गया है, एक लाइक टर्म, इट इज अ लाइक टर्म, यानी कि पद की तरह है वो, या फिर आप उसको क्या कह देते हो, एक सजाते है वो, ठीक है। अब हम 3x² एंड 3xy³ की बात करेंगे। जो 3x² है वो क्या है, एक पहले तो हम चेक करेंगे उसकी वेरिएबल्स, xy दोनों सेम है, गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पावर के ऊपर, क्या पावर सेम है, 3x⁻² है, तो उसमें क्या है 3x⁻1, तो पावर्स गलत हैं, पावर्स
नहीं आ रही सेम, तो नहीं आ रही सेम तो वो क्या हो जाते हैं, एक अनलाइक टर्म। ठीक है, वो एक अनलाइक टर्म हो जाती है पद के विपरीत, मतलब पद के अलग है जो। ठीक है, अनलाइक टर्म्स को हम और क्या कहते थे, अनलाइक टर्म्स को हम विजत्य भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं ऐसे लाइक टर्म्स को, पद की तरह या फिर सजात्य। और इसके डिस्क्रिप्शंस में यानी विवरण में क्या देखते हैं हम, सामान्य चर साथ में सामान्य घातांक भी होना जरूरी है, यानी कि पावर भी सेम होनी जरूरी है। वेरिएबल है सबके सेम, एक्स वाई जेड, ठीक है करेक्ट। फिर और क्या चेक कर रहे हैं हम, इसकी पावर सेम है ना, एक्स रेस्ट पावर 1 है, वाई रेस्ट पावर 1 है और जेड रेस्ट पावर 1 है, जैसे 18 में दिख रहा है ना आपको। फिर ऐसे 9 में चेक करो, 9 एक्स रेस्ट पावर 1 है, वाई 1 है और जेड भी 1 है उसका। 25 एक्स वाई जेड में एक्स रेस्ट पावर 1 है, वाई रेस्ट पावर 1 है और जेड रेस्ट पावर 1 है, तो क्या है, पावर सेम है और आपका वेरिएबल सेम है। जो हमने दोनों चीजें चेक कर ली हैं तो ये एक लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में आप कैसे चेक करोगे, पद के विपरीत, उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। जैसे कि विभिन्न चर, आपको विभिन्न चर देखने को मिल सकते हैं या फिर सामान्य चर के साथ एक विभिन्न घातांक भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्या मिलता है आपको, 18 XA B, पहले हम चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल्स यानी कि चर सेम है। तो एक में XAB आ रहा है, एक में XYZ आ रहा है, फिर तो जो अलग ही है तो ये एक अनलाइक टर्म है। नीचे वाले में चेक करते हैं कि x करके वेरिएबल तो सेम आ रहे हैं, लेकिन घातांक यानी कि उसकी पावर, रेस टू पावर, तो वो पावर जो है वो चेक करनी पड़ेगी। अब 2x रेस टू पावर 3 है, करेक्ट, ठीक है, ये आपका लाइक टर्म लग रही है। अब तो 15x रेस टू पावर 3 ये लाइक टर्म लग रही है क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हो गई। आगे 189x रेस टू पावर 2, ले इधर आके क्या हो गया, एक अनलाइक टर्म हो गई, तो ये तो गलत हो गया, एक अनलाइक पद के विपरीत यानी कि एक विजत्य। तो बच्चों हम लोगों को व्यंजक समझ में आया। अब हम समझेंगे कि वास्तविक जीवन में व्यंजक का कैसे उपयोग करते हैं, या फिर वास्तविक जीवन में उदाहरण क्या है व्यंजक के। जैसे कि सुबह के दिनचर्या में व्यंजक यूज होता है, खेल में, खाना बनाते टाइम, घर में बदलाव, स्वास्थ्य और फिटनेस में भी व्यंजक का पूरा उपयोग होता है। तो अब हम देखते हैं कहानी के जरिए। आइए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में माँ और एक बेटा दिखाई दे रहा है। माँ कहती है, बेटा बाजार की बड़ी दुकान से केले लेकर आओ। पप्पू कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, मुझे पैसे और कपड़े का थैला दे दो। आगे पप्पू जो है मजे से बाजार जाता है। रास्ते में उसे बड़ा मॉल दिखाई देता है जो कि नया खुला होता है। कौन सा मॉल, डॉल्फिन मॉल। जो पप्पू सोचता है कि इतनी दूर जाने पर उसे गर्मी लगेगी, तो क्यों ना मॉल वाली जगह जाया जाए जहां ठंडे एसी के साथ साथ उसे कुछ कम रेट पे केले भी मिल जाएंगे। बचे हुए पैसे की वह आइसक्रीम खा लेगा। अब आगे क्या होता है, मॉल में पप्पू जाते ही हक्का बक्का रह जाता है। क्यों, क्योंकि मॉल बहुत ठंडा और वाकई बहुत बड़ा होता है। कुछ देर घूमने के बाद उसे याद आया कि उसे केले लेने हैं। अब बच्चे घूमते रह गए, अब उसे याद आया कि हाँ एग्जैक्टली वो क्या काम करने आया था, केले लेने, तो अब वो केले लेने गया। ठीक है, वह लेबल पढ़ता है तो रेट देखकर खुश हो जाता है। इतने में एक वहीं का वर्कर आके लेबल रेट बदल जाता है। उसमें लिखा होता है 1 दर्जन पे कीमत 2 मूल्य कम हुए हैं। ठीक है, माँ का फोन आता है, वह कहती हैं कि केले जितने मंगवाए थे उससे 4 दर्जन कम लेकर आना। अब पप्पू जो है वो क्या है, हमारा कंफ्यूज हो गया। अब उसे माँ ने कितने केले मंगवाए थे वह भूल गया। हिसाब किताब तो उसका वैसे ही नहीं अच्छा था। परेशान होकर उसने अपने समझदार मित्र राम को फोन किया और सारी परिस्थिति के बारे में बताया। तो राम क्या कहता है, राम कहता है, पप्पू ये हमारे क्लास का अध्याय बीज्य व्यंजक है। तो अब वो क्या है, वो क्या कहता है कि बीज्य व्यंजक का इसका इसमें उपयोग होगा, उसी का इस्तेमाल होगा यहाँ। राम ने उसे व्यंजक बनाकर भेज दिया। राम ने व्हाट्सएप पे उसे व्यंजक बनाकर भेज दिया और कहा इसमें संख्या यानी वैल्यू डालो और उतने ही पैसे तुमको देने हैं। अब जो हमारा पप्पू है उसे क्या आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसे क्या मिला, 2 इक्वेशंस मिली। कौन सी इक्वेशन मिली बताओ, एक्सप्रेशन जो है व्यंजक मिला उसे, क्या मिला, केले का मूल्य प्रति दर्जन P मिला। घर के लिए केलों की जरूरत
Z दर्जन। हमारे सामान में कितने कीमत की हमें पैसे देने हैं, P इंटू Z। केले का मूल्य प्रति दर्जन क्या हुआ, P-2। और घर के लिए केले की जरूरत क्या हुई, Z-4 दर्जन। और हमें सामान में कितनी कीमत देनी है, सामान की कीमत कितनी देनी है, P-2 इंटू Z-4। अब ये समझ में आया तुम्हें कि केले का मूल्य प्रति दर्जन P-2 क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने मूल्य कम किया था। तो P जो है वो ओरिजिनल वैल्यू -2। घर के लिए केले की जरूरत कितनी थी हमें पता नहीं, Z है, तो -4। जहाँ भी सपोजिशन आएगी ना तो वहाँ आपके वेरिएबल्स का यूज होता है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है। हमें सामान की कितनी कीमत देनी है, P-2 इंटू Z-4। तो पप्पू वैल्यू डालता है और समस्या का समाधान करता है एवं पैसे भरकर बिल भी ले लेता है। इसी तरह पप्पू को बीजय व्यंजक का उपयोग समझ आता है कि वह रोजाना की दिनचर्या में उसका उपयोग कैसे करेगा। घर को लौटते समय वह बचे हुए पैसे की आइसक्रीम खाता है और यह भी निश्चय करता है कि वह घर जाकर बीजय व्यंजक जरूर समझेगा। तो इससे आप लोगों को क्या समझ आया कि आप लोगों को भी बीजय व्यंजक समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।